जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं फसल वैविध्यीकरण के बारे में कि फसल वैविध्यीकरण क्या होता है। जो पिछली वाली क्लास थी कल की, उसमें हमने कवर किया था कृषि प्रदेश क्या होते हैं, कृषि प्रकारी की क्या होती है। इसके अलावा सस्य संयोजन के बारे में भी पढ़ा था हमने। सस्य संयोजन के निर्धारण की जो विधियां थी उनके बारे में भी हमने बहुत ही डिटेल से और बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लिया था। सस्य संयोजन के निर्धारण की टोटली 4 विधियां थी जिनके बारे में मैंने आपको कल वाली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बताया था। उन चारों की चारों विधियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उनके जो प्रतिपादक हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उन विधियों से रिलेटेड जो सूत्र हैं वो सूत्र आपको पता होना चाहिए। ये सारा सब कुछ हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कल वाली क्लास में कवर कर लिया था। अब आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे कि फसल वैविध्यीकरण होता क्या है और किस तरीके से होता है। इसको अच्छे तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा डीपली कंसेप्ट नहीं है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। बस हमें केवल साथ के साथ अच्छे तरीके से समझना है। किसी स्थान विशेष में एक समय विशेष खरीफ या रबी में बोए गए क्षेत्र में उत्पन्न की जाने वाली फसलों की संख्या से है। ठीक है। फसल वैविध्यीकरण का मतलब क्या होता है? देखो, वैविध्यीकरण का मतलब होता है विविधता, एक तरीके से डाइवर्टिफिकेशन, विविधता, कि भाई एक ही क्षेत्र में कितनी ज़्यादा विविधता है। तो यहाँ पर फसल वैविध्यीकरण का मतलब होता है कि किसी स्थान विशेष, मतलब यहाँ पर किसी एक विशेष स्थान की बात की गई है। एक समय विशेष, यहाँ पर किसी एक विशेष समय की बात की गई है। वो रबी की फसल भी हो सकती है और वो खरीफ की फसल भी हो सकती है। में बोए गए क्षेत्र में उत्पन्न की जाने वाली फसलों की संख्या, मतलब किसी एक विशेष क्षेत्र में एक विशेष समय में उत्पन्न की जाने वाली या बोई जाने वाली फसलों की जो संख्या है उसको हम क्या कहते हैं? फसल विविधीकरण कहते हैं। अब मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे फिलहाल में खेतों में रबी की फसल उग रही है, जिसमें अब जैसे हमारे विशेष क्षेत्र की बात करूं तो हमारे विशेष क्षेत्र में क्या है, रबी की फसल के दौरान कोई लोग तो चना उगा देते हैं जिनके पानी बहुत कम रहता है। जिनके पानी बहुत कम रहता है वो सरसों उगा देते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या उगाते हैं? जो उगा देते हैं। इसके अलावा गेहूं उगा देते हैं। ठीक है। तो हमारी एरिया का जो फसल वैविध्यीकरण है उनकी संख्या कितनी हुई? टोटल 4 हुई। कि हम रबी की फसल के दौरान या तो हम गेहूं उगा सकते हैं, या हम चना उगा सकते हैं, या हम सरसों उगा सकते हैं, या फिर हम जौ उगा सकते हैं, क्योंकि हमारी ये जो मिट्टी है वो इन 4 फसलों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक है। तो ये हमारे एरिया का क्या हुआ? फसल वैविध्यीकरण हुआ। इसी तरीके से आपके एरिया में होगा कि आपके एरिया में आपके अंकल जी हैं, कुछ और फसल बो रखे होंगे, आप कुछ और फसल बो रखे होंगे, तीसरे अंकल जी कुछ और फसल बो रखे होंगे, चौथे अंकल जी कुछ और, पांचवें अंकल जी कुछ और। ठीक है। तो एक निश्चित समय में एक निश्चित क्षेत्र में बोई जाने वाली फसलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? फसल वैविध्यीकरण कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर फसल वैविध्यीकरण कितना हुआ? हमारे खुद के खेतों में टोटल 4 हुआ फसल वैविध्यीकरण। हम चना भी बो रखे हैं, हम सरसों भी बो रखे हैं, हम जौ भी बो रखे हैं और हम गेहूं भी बो रखे हैं। ठीक है। तो फसल वैविध्यीकरण क्या होता है ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कृषि प्रकारी की क्या होती है ये मैंने आपको कल बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था कि कृषि के प्रकार और उनके सीमांकन, कृषि के विभिन्न प्रकार और उनके सीमांकन से संबंधित होता है क्या? कृषि प्रकार्य की, जो मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की थी। सस्य संयोजन क्या होता है, जिसको हम फसल संयोजन भी कह देते हैं, तो वो भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से कल समझा दिया था। तो उसकी डेफिनेशन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। किसी
कृषि क्षेत्र में एक कृषि वर्ष में बोई जाने वाली फसलों की संख्या को सस्य संयोजन कहते हैं। देखो, सस्य संयोजन और फसल वैविध्यीकरण में एक सबसे बड़ा अंतर यही है। देखो, सस्य संयोजन और फसल विविधीकरण दोनों में एक निश्चित क्षेत्र होता है। दोनों में टाइम पीरियड को लेकर अंतर रहता है। फसल संयोजन में एक पूरा कृषि वर्ष शामिल होता है, जबकि जो फसल वैविध्यीकरण है उसमें एक निश्चित ऋतु वाली फसल शामिल होती है, या तो वो खरीफ की हो सकती है या फिर रबी की हो सकती है, और उनमें बोई जाने वाली फसलों की संख्या दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो फसल संयोजन और फसल वैविध्यीकरण दोनों आपको अच्छे तरीके से कंपैरेटिव समझ में आ गए होंगे, तुलनात्मक रूप से समझ में आ गए होंगे। क्योंकि जो फसल वैविध्यीकरण है उसमें किसकी बात की जाती है कि एक निश्चित समय में एक निश्चित क्षेत्र में बोई जाने वाली फसलों की अधिकतम संख्या। अब वो जो निश्चित समय वो या तो रबी का हो सकता है या फिर वो खरीफ का हो सकता है। जबकि जो फसल संयोजन है, फसल संयोजन में क्या होता है कि एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित कृषि वर्ष में बोई जाने वाली फसलों की अधिकतम संख्या। अब कृषि वर्ष का मतलब इसमें रबी और खरीफ दोनों की फसलों को एक साथ शामिल किया जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर फसल वैविध्यीकरण की जो विशेषताएं हैं उनको अच्छे तरीके से समझते हैं। कृषि सुविधाओं का जितना ऊंचा स्तर होगा, फसल वैविध्यता की मात्रा भी उतनी ही कम होगी। ठीक है भाई लोगों, कृषि सुविधाओं का ऊंचा स्तर होगा तो फसल विविधताओं की मात्रा उतनी ही कम होगी। अब बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि जब कृषि की तकनीकियां बढ़ेंगी तो फसल की विविधताओं कम क्यों होंगी। देखो, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जब तकनीकी बढ़ती जाएगी तो उससे विविधता कम इसलिए होती जाएगी। आज हम बहुत सारे लोग केवल, सपोज डेट मैं हमारे खुद के एरिया की बताऊं, बहुत साल पहले की बात है, जब मैं बिल्कुल छोटा था तो हमारे पूरे एरिया में केवल गेहूं की खेती की जाती थी या फिर बड़ी मुश्किल से लोग जौ डालते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पर पानी वगैरह की कमी हो गई, उर्वरक की मिट्टी में उपजाऊपन कम हो गए, जिसकी वजह से हमने सरसों और चना वगैरह भी डालना शुरू कर दिया। यदि यहाँ पर प्रौद्योगिकी तरीके से या तकनीकी तरीके से अच्छे तरीके से विकास हो जाता है, यहाँ पर पानी की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं और मिट्टी में वापस उपजाऊपन आ जाता है, तो यहाँ पर वापस सभी के सभी लोग क्या करना शुरू कर देंगे, गेहूं की खेती करना शुरू कर देंगे। भाई, तकनीकी कमी की वजह से यहाँ पर क्या कर रहे हैं लोग, अलग अलग फसलें बो रहे हैं। यहाँ पर सरसों, और हमारे इलाके में सरसों और इसके अलावा चना लोग केवल इसलिए बोते हैं क्योंकि वहाँ की मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, साथ ही साथ क्या हो जाता है, पानी की कमी है। यदि पानी की कमी ना हो तो कोई भी लोग यहाँ पर चना और सरसों नहीं उगाएगा, हर कोई जौ या फिर गेहूं उगाएगा। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि कृषि का सुविधाओं का जितना ज़्यादा स्तर ऊंचा होगा और फसल की विविधताएं उतनी कम होगी। फसलों की संख्या फसल वैविध्यीकरण के समानुपाती होती है। फसलों की जितनी ज़्यादा संख्या बढ़ेगी, फसल वैविध्यीकरण का मान भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि जो फसल वैविध्यीकरण है उसमें हम फसलों की संख्या को शामिल करते हैं। बरसात की अनिश्चितता, अनियमितता फसल वैविध्यीकरण के समानुपाती होती है। यदि वर्षा की अनिश्चितता बहुत कम हो जाती है, मतलब फिक्स हो जाता है कि पूरे साल में 5 बार बरसात होगी, ये फिक्स हो जाता है, या फिर अच्छे खासे तरीके से बारिश होती है, तो उससे क्या होंगी, फसल विविधताएं कम हो जाएंगी। ठीक है, यदि अनिश्चितताएं कम होंगी, बरसात की अनिश्चितताएं कम होंगी तो फसल वैविध्यीकरण कम हो जाएगा, और यदि वर्षा की अनिश्चितताएं बढ़ेंगी तो फसल वैविध्यीकरण का मान भी बढ़ता जाएगा। अब आपको समझ में नहीं आया होगा कि वर्षा की अनिश्चितता का मतलब क्या होता है। देखो, बरसात की अनिश्चितता का मतलब होता है कि बरसात का कोई फिक्स पता ना हो कि कब बारिश होगी और कब बारिश नहीं होगी। यदि ऐसे हालात रहेंगे कि यदि कब बारिश हो रही है, कब बारिश नहीं हो रही है, बारिश को लेकर बिल्कुल अनिश्चितताएं हैं, तो उससे क्या होंगे, लोग अपने अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार की फसलें बोएंगे। कुछ फसलें ऐसी बोएंगे जिनमें पानी की ज़रूरत होती हो ताकि वो वहाँ पर कुएं से सिंचाई करके उसकी पूर्ति कर सकें। ज़्यादा बाकी अपने खेतों में ऐसी फसलें बोतेंगे जिनको पानी की बिल्कुल भी आवश्यकता ना होती हो, जैसे चना बो दिया, सरसों बो दिया, थोड़ा सा जौ बो देंगे, थोड़ा सा गेहूं बो देंगे। लेकिन यदि वर्षा की अनिश्चितताएं कम हो जाएंगी, ये हो गया फिक्स कि भाई बारिश होगी होगी, साल में 4 महीने बारिश होगी, तो लोग क्या करेंगे, फिर ऐसी फसलों का उगाएंगे जिनमें बरसात की आवश्यकता होती है, जैसे पूरे पूरे खेतों में गेहूं उगा देंगे या फिर चावल उगा देंगे, तो उससे क्या हो जाएगी, विविधताएं कम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।
फसलों के मध्य प्रतिस्पर्धा अधिक होने पर, फसलों के मध्य प्रतिस्पर्धा अधिक होने पर फसल वैविधीकरण अधिक होगा। यदि फसलों के बीच में प्रतिस्पर्धा अधिक हो जाती है तो उस स्थिति में भी हम अलग अलग प्रकार की फसलें बो लेते हैं। प्रतिस्पर्धा कम होने पर फसल वैविधीकरण कम हो जाता है, और यदि फसलों के बीच में प्रतिस्पर्धा कम होती है तो उससे फसल वैविधीकरण का मान भी कम हो जाता है। विश्व में प्राय जीवन निर्वाह कृषि वाले क्षेत्रों में उच्च विविधीकरण देखने को मिलता है। ठीक है, जो जीवन निर्वाह, जहाँ पर जिन क्षेत्रों में जीवन निर्वाह खेती की जाती है वहाँ पर उच्च वैविधीकरण देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर भाई जीवन निर्वाह कृषि क्षेत्रों में लोग जो फसलें हैं वो अपनी उदर पूर्ति के अनुसार, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के अनुसार बोते हैं। ठीक है, जीवन निर्वाह कृषि में सबसे ज़्यादा प्रधानता दी जाती है उस फसल को जो मुख्यतः खाद्यान्न के रूप में काम ली जाती है, जिससे अपनी पेट की पूर्ति की जाती है। ठीक है, उसके बाद में उस फसल को बोया जाता है जो कभी कभी खाने में या पशुओं के खाने में काम आती है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि जो जीवन निर्वाह कृषि वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर वैविधीकरण का मान ज़्यादा उच्च होता है, जहाँ किसान छोटे छोटे खेतों में अधिक फसलों का उत्पादन करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जबकि जो विस्तृत कृषि क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बहुत लंबे चौड़े खेत होते हैं, विस्तृत कृषि क्षेत्र हम आगे पढ़ने भी वाले हैं, स्पेशली अमेरिका में, कनाडा में विस्तृत खेती की जाती है। तो जहाँ पर विस्तृत खेती की जाती है वहाँ पर फसल वैविधीकरण का मान बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ पर कई हजार किलोमीटर के एरिया में एक ही समान प्रकार की फसल बोई जाती है। ठीक है, तो ये फसल वैविधीकरण की जो विशेषताएं हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब फसल वैविधीकरण की विशेषताओं को देख लेते हैं कि फसल वैविधीकरण की विशेषताएं क्या हैं और किस तरीके से हैं। देखो, पूर्वी भारत अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। जो पूर्वी भारत है उसमें अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जिसकी वजह से वहां पर चावल की खेती की जाती है। ठीक है, जो पूर्वी भारत है उसमें अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जिस कारण वहाँ पर चावल की खेती की जाती है, चावल की प्रधानता पाई जाती है। पश्चिमी भारत में बहुत ज़्यादा शुष्कता पाई जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बाजरे की खेती की जाती है। मध्य भारत की यदि हम बात करें तो बरसात की अनियमितता व अनिश्चितता के कारण वैविधीकरण बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। फसल के वैविधीकरण को प्रभावित करने वाले यदि हम कारकों की बात करें तो अनिश्चित मौसमी दशाएं, अनिश्चित मौसमी दशाएं फसल वैविधीकरण को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती हैं। अनिश्चित मौसमी दशाओं का मतलब है कि जो मानसूनी दशाएं हैं, जो मौसम से संबंधित दशाएं हैं, उनमें बिल्कुल अनिश्चितता है, उनमें बिल्कुल अनियमितता है। परंपरागत जीविकापार्जन कृषि की व्यवस्था, परंपरागत जीविकापार्जन कृषि व्यवस्था का मतलब है कि वहाँ पर कृषि की व्यवस्था अभी भी बिल्कुल परंपरागत अनुसार चल रही है, परंपराओं के अनुसार चल रही है। अधिक रोजगार देने वाली कृषि, ठीक है, अधिक रोजगार देने वाली जो कृषि है वो भी फसल वैविधीकरण को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अक्सर देखा होगा यदि आप किसान फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप एक ही खेत में लगातार एक प्रकार की फसल नहीं बोते होंगे, क्योंकि उससे क्या होती है, उर्वरता कम हो जाती है। इसलिए हम फसलों को बदल बदल कर बोते हैं। जब हम फसलों को बदल बदल कर बो रहे हैं तो भी क्या हुआ, फिर वो फसल वैविधीकरण हुआ। क्या हुआ, फसल वैविधीकरण हुआ। जब यदि हम फसलों को बदल बदल कर बोएंगे, सपोज दैट आपके 4 खेत है, आप चारों के चारों खेतों में अलग अलग फसल बो रखे हो, केवल इसी वजह से कि यदि हम एक समान फसल बोएंगे तो उससे हमारे खेत की उर्वरता बहुत ही कम हो जाएगी। तो क्या हुआ, ओवरऑल टोटली फसल वैविधीकरण का मान उच्च हुआ। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं फसल वैविधीकरण के लाभ या उसके महत्व के बारे में। इसके द्वारा प्रदेश में उपजाई गई फसलों के सापेक्षिक क्षेत्रफलों के फसल सस्यों का ज्ञान होता है। सस्य विविधता में भूमि की वहनीय क्षमता में वृद्धि होती है। सस्य विविधता होती है जब अलग अलग प्रकार की फसलें बोई जाती हैं तो उससे भूमि की जो वहनीय क्षमता है, भूमि की जो वहनीय क्षमता है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। सस्य विविधता से अतिरिक्त रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। जब अलग अलग प्रकार की फसलें बोई जाएंगी तो उससे क्या होगा, अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो यहाँ तक का आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। अब हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं सस्य वैविधीकरण की जो
संबंधित विधियां हैं, उन विधियों के बारे में डिस्कस करते हैं कि सस्य वैविधीकरण के ऊपर कौन कौन से विद्वानों ने काम किया है और किस तरीके से काम किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं भाटिया के बारे में। ठीक है, इनका पूरा नाम है एस भाटिया। ठीक है, एस भाटिया इनका पूरा नाम है। इन्होंने फसल वैविधीकरण को निर्धारित करने के लिए 1965 में एक सूत्र का प्रतिपादन किया था। ठीक है, जो सकल फसली क्षेत्र पर आधारित था, GCA के ऊपर आधारित था। ठीक है, तो एस भाटिया ने फसल वैविधीकरण को निर्धारित करने के लिए 1965 में, कब, 1965 में एक सूत्र का प्रतिपादन किया था। और इनका ये जो सूत्र था वो सकल फसली क्षेत्र के ऊपर आधारित था। किसके ऊपर आधारित था? सकल फसली क्षेत्र पर आधारित था, GCA के ऊपर आधारित था। अब इन्होंने सूत्र दिया था कि फसल वैविध्य सूचकांक बराबर x फसलों के अंतर्गत बोया गया क्षेत्रफल का प्रतिशत बटा x फसलों की संख्या। ठीक है, तो ये सूत्र आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि फसल वैविध्य सूचकांक बराबर x फसलों के अंतर्गत बोया गया क्षेत्र प्रतिशत में बटा x फसलों की संख्या। तो ये सूत्र आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। किससे संबंधित है? ये फसल वैविध्य सूचकांक से संबंधित है, जो कि एस भाटिया के द्वारा दिया गया था। फसल वैविध्य के आंकलन में सबसे ज़्यादा योगदान एस भाटिया का ही रहा है। ये भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि फसल वैविध्य का जो आंकलन है उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था? एस भाटिया महोदय का ही था। जहां सस्य सूचकांक का मान कम आता है वहां पर वैविधीकरण अधिक होगा। ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखने हैं, दोनों की दोनों स्टेटमेंट। ठीक है, कि फसल वैविध्य के आंकलन में सबसे बड़ा योगदान एस भाटिया महोदय का था। जहां पर सच्चे सूचकांक का मान कम होगा वहां पर वैविधीकरण अधिक होगा। मतलब एस भाटिया महोदय के अनुसार सच्चे सूचकांक का जो मान है वो फसल वैविधीकरण की क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं गिब्स मोर्टिन सूचकांक के बारे में। गिब्स मोर्टिन महोदय ने सस्य विविधता को मापने के लिए एक सूत्र दिया जो कुछ इस तरीके से था, 1 माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर बटा सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ये जो सूत्र है वो किसके द्वारा दिया गया था? गिब्स मोर्टिन महोदय के द्वारा दिया गया था। इसलिए इस सूत्र को गिब्स मोर्टिन सूचकांक के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं जसबीर सिंह के बारे में। जसबीर सिंह ने फसल वैविध्य के निर्धारण के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया। इसमें कुल बोए गए क्षेत्र के आधार पर फसल वैविध्य का ज्ञात किया। इसमें उन्होंने उन्हीं फसलों को शामिल किया जो 5% से अधिक क्षेत्र पर फैली हुई थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको केवल डायरेक्टली सूत्र याद करना है। तो जसवीर सिंह ने फसल वैविध्य सूचकांक ज्ञात करने के लिए सूत्र दिया था कि x फसलों के अंतर्गत बोया गया क्षेत्र बटा x फसलों की संख्या गुणा 100। ठीक है, तो आपको ये सूत्र पता होना चाहिए कि जसवीर सिंह महोदय ने फसल वैविध्यकरण को ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र दिया था? गिब्स मोर्टिन महोदय ने फसल वैविध्यकरण ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र दिया था? और एस भाटिया महोदय ने फसल वैविध्यकरण का निर्धारण करने के लिए कौन सा सूत्र दिया था? तो टोटली कुल मिलाकर 3 विद्वान थे। एक थे एस भाटिया महोदय जिन्होंने फसल वैविध्यकरण का निर्धारण करने के लिए ये सूत्र दिया था। उसके बाद आते हैं गिब्स मोर्टिन महोदय जिन्होंने फसल वैविध्य का निर्धारण करने के लिए ये सूत्र दिया था। और सबसे लास्ट में आते हैं जसवीर सिंह जिन्होंने फसल वैविध्य का निर्धारण करने के लिए ये सूत्र दिया था। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों सूत्र आपको पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले हैं नहीं, क्योंकि केवल इतना सा अंतर है। जो भाटिया महोदय हैं उनके सूत्र में यहाँ पर प्रतिशत लगा हुआ है, जबकि यदि हम बात करें जसवीर सिंह तो उनके सूत्र में यहाँ पर 100 लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी ये दोनों मान बिल्कुल सेम है। और इसके अलावा यदि हम गिब्स मोर्टिन सूचकांक के बारे में बात करें तो उनका सूत्र कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस मैचिंग का क्वेश्चन बन सकता है। तीनों विद्वानों के नाम लिख देगा, सामने तीनों सूत्र लिख देगा, क्रॉस मैच करवा लेगा। ठीक,
तो ये फसल वैविध्यकरण आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। अब हम कृषि उत्पादकता के बारे में डिस्कस करते हैं कि कृषि उत्पादकता क्या होती है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी क्या होता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि कृषि उत्पादकता होता क्या है। ठीक है, देखो कृषि उत्पादकता को कृषि दक्षता भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको क्रॉप प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि कृषि उत्पादकता कह दो, चाहे कृषि दक्षता कह दो, चाहे क्रॉप प्रोडक्टिविटी कह दो। ठीक है, तीनों के तीनों नाम बिल्कुल सेम है। कृषि उत्पादकता को ही कृषि दक्षता कहा जाता है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। प्रति इकाई कृषि क्षेत्र, प्रति कृषि श्रमिक तथा अथवा प्रति इकाई पूंजी निवेश पर, प्रति इकाई कृषि क्षेत्र, प्रति कृषि श्रमिक अथवा प्रति इकाई पूंजी निवेश पर फसल की उपज को कृषि उत्पादकता कहते हैं। अब मैं इसको बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कृषि उत्पादकता क्या होती है। भाई आपके 1 हेक्टेयर ज़मीन है, उस 1 हेक्टेयर ज़मीन से आप जो पैदावार कर रहे हो, ठीक है, सपोज दैट 1 हेक्टेयर ज़मीन से आपको 10 क्विंटल पैदा हुआ। ठीक है, आपका जानकार था, उनके उसी 1 हेक्टेयर ज़मीन से कितना पैदावार हो रहा है, 15 क्विंटल पैदा हो रहा है। आपका एक तीसरा जानकार दोस्त था जिसके भी 1 हेक्टेयर ही ज़मीन है, उसके 1 हेक्टेयर ज़मीन से 20 क्विंटल पैदा हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या उत्पादकता है भाई। यहाँ पर 1 हेक्टेयर ज़मीन की उत्पादकता कितनी हुई, 10 क्विंटल हुई। यहाँ पर 1 हेक्टेयर ज़मीन की उत्पादकता कितनी हुई, 15 क्विंटल हुई। यहाँ पर 1 हेक्टेयर ज़मीन की उत्पादकता कितनी हुई, 20 क्विंटल हुई। ठीक है, इसके अलावा हम इसको प्रति श्रमिक के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज डेट 1 हेक्टेयर ज़मीन है जिसके ऊपर टोटल 15 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, कितने लोग काम कर रहे हैं, 15 लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पर 15 क्विंटल पैदा हो रहा है। ठीक है, दूसरी साइड यदि हम बात करें, 1 हेक्टेयर जमीन थी, इस 1 हेक्टेयर जमीन में टोटल 10 लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पर पैदा हो रहा है कितना, 30 क्विंटल पैदा हो रहा है। ठीक है, वहीं हम आगे बात करते हैं, आपका एक दोस्त है जिसके 1 हेक्टेयर ज़मीन है, घर में टोटल 5 कैंडिडेट है काम करने वाले और इनके टोटल 30 क्विंटल पैदा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति कितना पैदा हो रहा है, तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति पैदावार कितनी, यहाँ पर तो 2 क्विंटल है, यहाँ पर प्रति व्यक्ति 3 क्विंटल है और यहाँ पर प्रति व्यक्ति 6 क्विंटल है। हो सकता है कि आपका एक ऐसा दोस्त है जिसके घर में केवल 2 कैंडिडेट है और उनके पैदावार हो रही है 50 क्विंटल की। ठीक है, मतलब प्रति हेक्टेयर प्रति व्यक्ति कितनी पैदावार हो गई, 25 क्विंटल की हो गई। ठीक है, तो इसको तो हम कहेंगे प्रति श्रमिक उत्पादकता, कि प्रति श्रमिक कितना पैदा हो रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्रति श्रमिक 1 क्विंटल पैदा हो रहा था, यहाँ पर प्रति श्रमिक 2 क्विंटल पैदा हो रहा है, यहाँ पर प्रति श्रमिक 6 क्विंटल पैदा हो रहा है, यहाँ पर प्रति श्रमिक 25 क्विंटल पैदा हो रहा है। ये है प्रति हेक्टेयर, कि यहाँ पर प्रति हेक्टेयर 10 क्विंटल पैदा हो रहा है, प्रति हेक्टेयर 15 क्विंटल पैदा हो रहा है, प्रति हेक्टेयर 20 क्विंटल पैदा हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रति व्यक्ति और प्रति हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी है, ये आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ चुकी होगी। अब हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। देखो कृषि उत्पादकता का संबंध प्रति हेक्टेयर उत्पादन से होता है। किससे होता है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन से होता है। यह लागत और आगत के मध्य का अनुपात होता है। किसके मध्य का अनुपात होता है, लागत का और आगत का। आगत का मतलब है कि टोटल कितना आ रहा है, टोटल कितनी पैदावार हो रही है, और लागत का मतलब है कि उसको पैदा करने में टोटल कितना खर्चा आ रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो होता है। ठीक है, तो कृषि उत्पादकता का संबंध प्रति हेक्टेयर उत्पादन से होता है, कि प्रति हेक्टेयर कितना उत्पादन हो रहा है। उत्पादकता प्रति हेक्टेयर उपज का घोतक होता है, जबकि उर्वरता मिट्टी की वहनीय शक्ति है। उर्वरता क्या होती है, मिट्टी की वहनीय शक्ति होती है। भाई जो जमीन जितनी ज़्यादा उत्पादक होगी या जो जमीन जितनी ज़्यादा उपजाऊ होगी, उसकी उत्पादकता उतनी ही ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर उतना ही ज़्यादा पैदावार होगी। जो ज़मीन जितनी कम उपजाऊ होगी, जितनी ज़्यादा अनुपजाऊ होगी, वहाँ पर उतना ही कम पैदावार होगी, तो उसकी जो प्रति हेक्टेयर उपज है वो उतनी ही कम होगी।
तो जिसके आधार पर उत्पादन की मात्रा घटती और बढ़ती रहती है। ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि जो मिट्टी के जो उपजाऊपन है, जो मिट्टी की उर्वरता है, उसको हम क्या कहते हैं, वहनीय शक्ति कहते हैं। वहनीय शक्ति क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसी की वजह से प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ रही है और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता घट रही है। जो जमीन जितनी ज़्यादा उर्वर होगी उसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता उतनी ज़्यादा होगी, जो जमीन जितनी कम उर्वर होगी तो उसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता उतनी ही कम होगी। कृषि की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु आ जाता है, जलवायु की दशाएं आ जाती हैं, उच्चावच आ जाता है, जलवायु की दशाएं आ जाती हैं, अपवा तंत्र है, उपजाऊ मृदा है, जीव जंतु हैं, समाज है, संस्कृति है, अर्थव्यवस्था है, भूजोत का आकार है, सरकारी सहायता है, सब्सिडी है, केसीसी है, फसल बीमा है, राजनीतिक व्यवस्था है। ये सभी वो फैक्टर हैं जो कृषि की उत्पादकता को प्रभावित करते हैं, जिनके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा यदि आप एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कृषि उत्पादकता पर काम करने वाले विद्वान कौन कौन से थे। कैंडाल महोदय हैं, एल डी स्टम्प महोदय हैं, मोहम्मद शफी हैं, जसवीर सिंह है, एस एस भाटिया हैं। ये वो विद्वान हैं जिन्होंने कृषि उत्पादकता के ऊपर काम किया था। किसके ऊपर? कृषि उत्पादकता के ऊपर काम किया था। ठीक है, अब हम एक एक करके इनको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कृषि उत्पादकता को निर्धारित करने वाली विधियां, सबसे पहली होती है प्रति इकाई क्षेत्र का उत्पादन। प्रति इकाई क्षेत्र का उत्पादन का मतलब हुआ जैसे प्रति हेक्टेयर 10 क्विंटल का उत्पादन हो गया, प्रति हेक्टेयर 20 क्विंटल का उत्पादन हो गया, प्रति हेक्टेयर 30 क्विंटल का उत्पादन हो गया। ठीक है, तो इसको तो हम क्या कहेंगे, प्रति इकाई क्षेत्र का उत्पादन कहेंगे। उसके बाद हुआ प्रति इकाई फार्म क्षेत्र पर उत्पादन। ठीक है, प्रति व्यक्ति उत्पादन वाणिज्य कृषि में अधिक होता है। ठीक है, प्रति इकाई फार्म क्षेत्रफल उत्पादन का मतलब हुआ कि प्रति इकाई फार्म क्षेत्रफल पर कितना पैदावार हो रही है। ठीक है, निवेश उत्पादन अनुपात, जिसको हम आगत लागत अनुपात भी कहते हैं, इस विधि का प्रतिपादन किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है, तो निवेश उत्पादन अनुपात, निवेश उत्पादन अनुपात का मतलब है कि आप कितना इन्वेस्ट करके कितना प्रोडक्ट पैदा कर रहे हो, कितने रुपए का प्रोडक्ट पैदा कर रहे हो। सपोज डेट एक खेत है जिसमें 50,000 का खर्चा आ रहा है, 60,000 की पैदावार हो रही है। एक खेत है जिसमें 10,000 का खर्चा आ रहा है और 1,00,000 की पैदावार हो रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? निवेश उत्पादन अनुपात कहेंगे कि भाई आप कितना खर्च करके कितनी पैदावार कर रहे हो, जिसको हम लागत आगत अनुपात भी कह सकते हैं कि उसमें लागत कितनी लग रही है, उससे टोटल आगत कितनी हो रही है, टोटल इनकम कितनी आ रही है। ठीक है, तो लागत आगत अनुपात का ये किसने दिया था? अमीर खुसरो ने दिया था। जो लागत आगत अनुपात की जो विधि है वो खुसरो महोदय के द्वारा दी गई थी, जिसको हम निवेश उत्पादन अनुपात भी कह सकते हैं। तो ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि निवेश उत्पादन अनुपात या लागत आगत अनुपात अमीर खुसरो महोदय के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा अन्य तुल्यांकों को के रूप में कृषि उत्पादन क्षमता। ठीक है, तो अन्य तुल्यांकों के रूप में कृषि उत्पादन क्षमता का जो मापन है वो किसके द्वारा किया गया? बक के द्वारा, डिबीज के द्वारा, क्लोक और हैसबेल महोदय के द्वारा। उसके बाद हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं कोटि गुणांक विधि, जिसको हम श्रेणी बार गुणांक या पद गुणांक विधि भी कहते हैं। तो कोटि गुणांक विधि, इसको श्रेणी बार गुणांक भी कहा जाता है, इसको पद गुणांक विधि भी कहा जाता है, जिसको हम रैंकिंग कोफिशिएंट मेथड कहते हैं। ठीक है, तो कोटि गुणांक विधि कह दो, चाहे श्रेणी बार गुणांक कह दो, चाहे पद गुणांक विधि कह दो, चाहे रैंकिंग कोफिशिएंट मेथड कह दो। ठीक है, कोटि गुणांक विधि, इसको ही श्रेणी बार विधि कहते हैं या श्रेणी बार गुणांक कहते हैं, और इसे ही पद गुणांक विधि कहते हैं, और इसे ही इंग्लिश में रैंकिंग कोफिशिएंट मेथड बोलते हैं, जो कि एमजी कैंडल, स्टाम्प और सफी महोदय के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि जो कोटि गुणांक विधि है, जिसको हम श्रेणी बार गुणांक या पद गुणांक विधि कह रहे हैं, ये किस किस के द्वारा दिया गया? एमजी कैंडल महोदय के द्वारा भी दिया गया, स्टाम्प के द्वारा भी दिया गया और सफी महोदय के द्वारा भी दिया गया। अब हम इन तीनों के बारे में अच्छे तरीके से कवर करते हैं। देखो, एमजी कैंडल महोदय ने 1939 में इंग्लैंड में कृषि उत्पादन क्षेत्रों का निर्धारण किया। ठीक है,
इन्होंने बताया कि यदि कोफिशिएंट का मान 1 के समीप रहता है तो उत्पादकता उच्च होगी और 1 से अधिक होने पर उत्पादकता कम होगी। ठीक है, तो कोटि गुणांक विधि या श्रेणी बार गुणांक विधि या पद गुणांक विधि या रैंकिंग कोफिशिएंट मेथड एमजी कैंडाल मोदे ने दिया था, जो कि इंग्लैंड के कृषि उत्पादन क्षेत्रों के निर्धारण में सहायक थी, या इंग्लैंड में कृषि उत्पादन क्षेत्रों के निर्धारण करने में सहायक थी। और इन्होंने बताया कि यदि कोफिशिएंट का मान 1 के समीपस्थ हो, यदि कोफिशिएंट का मान 1 के निकटवर्ती हो तो उत्पादकता क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। और यदि कोफिशिएंट का मान 1 से अधिक होता है तो उस स्थिति में क्या होगी, उत्पादकता बहुत ही कम होगी। ठीक है, उसके बाद डडले स्टैम्प महोदय ने 1960 में भूमि उपयोग विधि का प्रतिपादन किया, जो भी कोटि गुणांक विधि से संबंधित है, और मोहम्मद शफी महोदय ने 1990 में किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सन नहीं याद करनी, आपको केवल इतना याद रखना है कि कोटि गुणांक विधि या रैंकिंग कोफिशिएंट मेथड एमजी कैंडल महोदय ने दिया, स्टैम्प महोदय ने भी काम किया था इसके ऊपर, और शफी महोदय ने भी काम किया था इसके ऊपर। ठीक है, एमजी कैंडल महोदय ने जो रैंकिंग कोफिशिएंट मेथड के ऊपर काम किया था वो इंग्लैंड में कृषि उत्पादन क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिए किया था। इन्होंने बताया कि यदि कोफिशिएंट का मान 1 के निकटवर्ती आता है या 1 के समीपस्थ आता है तो उत्पादकता क्या होगी, बिल्कुल हाई लेवल की होगी। और यदि कोफिशिएंट का मान 1 से अधिक होता है तो उस स्थिति में उत्पादकता क्या होगी, कम होगी। इसके अलावा कृषि उत्पादकता को निर्धारण करने की जो छठा मेथड है वो है जनसंख्या की दृष्टि से भूमि वहन क्षमता विधि, जिसको लैंड केयरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। तो लैंड केयरिंग कैपेसिटी जो मेथड है वो किसके द्वारा दिया गया था, डडले स्टैम्प महोदय के द्वारा दिया गया था, और इसका आधार क्या था, जनसंख्या की भरण पोषण क्षमता। ठीक है, तो भूमि वहन क्षमता लैंड केयरिंग कैपेसिटी मेथड किसके द्वारा दिया गया है, डडले स्टैम्प महोदय के द्वारा दिया गया है। प्रतिशत योग सहित प्रति फसल प्रति इकाई क्षेत्र का उत्पादन। ठीक है, प्रतिशत योग सहित प्रति फसल प्रति इकाई क्षेत्र का जो उत्पादन है, जिसको हम भारित औसत कोटि गुणांक विधि कहते हैं, ये स्प्रे व देश पांडे महोदय के द्वारा दिया गया है। तो आप डायरेक्टली ये ध्यान रख सकते हो कि भारित औसत कोटि गुणांक विधि है वो स्प्रे व देश पांडे महोदय के द्वारा दी गई है। उसके बाद में हम कृषि दक्षता सूचकांक विधि के बारे में डिस्कस करें तो कृषि दक्षता सूचकांक विधि है जो एस भाटिया और सिंह महोदय के द्वारा दी गई थी। यूपी की कृषि भूमि दक्षता निर्धारण के लिए कृषि दक्षता सूचकांक विधि का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, तो कृषि दक्षता सूचकांक विधि का प्रतिपादन किसने किया, तो कृषि दक्षता सूचकांक विधि का प्रतिपादन एस भाटिया और सिंह महोदय ने किया था। उत्तर प्रदेश की कृषि भूमि दक्षता का निर्धारण करने के लिए कृषि दक्षता सूचकांक विधि का प्रतिपादन किसने किया है, एस भाटिया महोदय ने किया है। ठीक है, कृषि उत्पादकता सूचकांक निर्धारण विधि, तो कृषि उत्पादकता सूचकांक निर्धारण विधि का संबंध एन येडी महोदय से है और मोहम्मद शफी से है। ठीक है, तो कृषि उत्पादकता सूचकांक निर्धारण विधि, इनका संबंध किस किस से है, तो कृषि उत्पादकता सूचकांक निर्धारण विधि का संबंध एनएडी महोदय से है और मोहम्मद शफी से है। ठीक है, ये सन भी आप मत याद करना। फसल उत्पादकता व सैकेंद्रण सूचकांक विधि, इसका संबंध जसवीर सिंह से है। फसली क्षेत्र का प्रति हेक्टेयर आय या लाभ, इसका संबंध भी किससे है, जसवीर सिंह से है। तो टोटली कुल मिलाकर ये आपको पता चल चुके होंगे। कृषि उत्पादन को मुद्रा रूप में आंकना, ये किसने किया था, हुसेल महोदय ने किया था। कृषि उत्पादन को मुद्रा के रूप में, मुद्रा के रूप में आकलित करने का काम किसने किया था, हुसेल ने किया था। कृषि उत्पादन को मुद्रा के रूप में आकलित करने का हुसेल ने काम किया था। प्रति इकाई उत्पादन से प्रति व्यक्ति उपलब्ध अन्न पर आधारित विधि, जिसको अन्न समतुल्य विधि भी कह सकते हैं या ग्रेन समतुल्य विधि भी कह सकते हैं, जो कि प्रोफेसर बक महोदय के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो प्रति इकाई उत्पादन से प्रति व्यक्ति उपलब्ध अन्न पर आधारित विधि, जिसको हम अन्न समतुल्य विधि या ग्रेन समतुल्य विधि भी कह सकते हैं, जो कि प्रोफेसर बक महोदय के द्वारा दी गई थी। तो टोटली कुल मिलाकर ये 13 ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा हम कृषि उत्पादकता का निर्धारण कर सकते हैं, कृषि उत्पादकता का पता लगा सकते हैं।
अब हम बात करते हैं आगे थोड़ा सा भारत में कृषि उत्पादकता के बारे में कि भारत में कृषि उत्पादकता किस तरीके से है। देखो, भारत में कृषि उत्पादकता का निर्धारण करने के लिए हमने क्या किया, पूरे भारत को टोटली 5 भागों में डिवाइड कर दिया। एक वो क्षेत्र जहां पर उत्पादकता बहुत ज़्यादा है, जिसको हम अति उच्च उत्पादकता वाला क्षेत्र कह सकते हैं। दूसरा होगा उच्च उत्पादकता वाला क्षेत्र। तीसरा हो गया मध्यम उत्पादकता वाला क्षेत्र। चौथा हो गया निम्न उत्पादकता वाला क्षेत्र। और पांचवा हो गया अति निम्न उत्पादकता वाला क्षेत्र। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अति उच्च उत्पादकता वाला क्षेत्र। तो इसमें गंगा का, सतलज का मैदान आ जाता है, हरियाणा गंगा यमुना दोआब आ जाता है, पश्चिमी बंगाल का आसाम घाटी आ जाती है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र आ जाता है, जिस स्पेशली गंटूर वाला क्षेत्र आ जाता है जहाँ पर चावल की बहुत ही ज़्यादा पैदावार की जाती है। कटक ओडिशा आ जाता है, महानदी बेसिन आ जाता है, छत्तीसगढ़ तंजौर तमिलनाडु वाला क्षेत्र आ जाता है। तो इसके अंतर्गत वो क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादकता रहती है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादकता कहाँ कहाँ पर है? गंगा सतलज के मैदान वाले क्षेत्र में है, ठीक है। गंगा यमुना दोआब वाले क्षेत्र में है, ठीक है। पश्चिमी बंगाल की जो आसाम घाटी वाला क्षेत्र है उसमें है, ठीक है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत का जो गंटूर वाला क्षेत्र जहाँ पर चावल का सबसे ज़्यादा पैदावार होती है वो आ जाता है। ओडिशा का कटक आ जाता है, महानदी बेसिन आ जाता है, छत्तीसगढ़ और तंजौर आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम अति निम्न उत्पादकता वाले क्षेत्रों के बारे में बात करें तो इसमें वो क्षेत्र आ जाएगा जहां पर फसलें पैदा ही नहीं की जा सकती। जैसे लद्दाख का पठार हो गया, बहुत ज़्यादा बर्फ रहती है जिसकी वजह से फसलें पैदा नहीं होती। राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, बहुत ज़्यादा शुष्क जलवायु पाई जाती है जिसकी वजह से फसलें पैदा नहीं हो पाती। इसके अलावा पठारी और अर्धशुष्क क्षेत्र आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब बचे उच्च उत्पादकता, मध्यम उत्पादकता और निम्न उत्पादकता वाले क्षेत्र। देखो, उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्र की हम बात करें तो इसमें आंध्र प्रदेश का तटवर्ती क्षेत्र और सूरत तथा महाराष्ट्र का संतारा क्षेत्र आ जाता है। निम्न उत्पादकता वाले क्षेत्र की बात करें तो इसमें हिमाचल प्रदेश आ जाता है, उत्तरी बिहार आ जाता है, अर्धशुष्क क्षेत्र आ जाता है, गुजरात और अहमदाबाद आ जाता है। और बाकी का जो बचा हुआ क्षेत्र है वो किस में आता है? मध्यम उत्पादकता वाले क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर आपको स्पेशली तरीके से अति उच्च उत्पादकता, अति निम्न उत्पादकता, ये तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अति उच्च उत्पादकता उन क्षेत्रों में देखने को मिलती है जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा ये याद रख लो कि जहाँ जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है? अति उच्च उत्पादकता देखने को मिलती है। अति निम्न उत्पादकता हमें वहाँ पर देखने को मिलती है जहाँ पर फसलें पैदा करने योग्य जलवायु ही नहीं पाई जाती। जैसे पश्चिमी राजस्थान में बहुत ज़्यादा सूखा रहता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, इसलिए वहाँ पर फसलें पैदा नहीं की जा सकती। लद्दाख वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन रहता है, केवल बर्फ़ फैली रहती है जिसकी वजह से फसलें पैदा नहीं होती, ठीक है। और बीच वाले क्षेत्र आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो कृषि उत्पादकता है वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। अब हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं और कृषि दक्षता के बारे में डिस्कस करते हैं कि कृषि दक्षता क्या होता है, क्रॉप एफिशिएंसी क्या होती है। देखो, किसी कृषि विशेष प्रदेश या क्षेत्र में किसी एक समय जैसे 2011 में तथा उसी समय के तकनीकी स्तर के आधार पर समस्त फसलों की प्रति इकाई उत्पादन को हम क्या कहते हैं? कृषि दक्षता कहते हैं, ठीक है। कृषि दक्षता का मतलब क्या हुआ? मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। किसी कृषि विशेष प्रदेश या क्षेत्र में किसी एक समय में तथा उसी समय में तकनीकी स्तर के आधार पर समस्त फसलों की प्रति इकाई उत्पादन को हम क्या कहते हैं? कृषि दक्षता कहते हैं। जैसे कोई एक विशेष क्षेत्र है, सपोज दैट ये कोई विशेष क्षेत्र या विशेष प्रदेश है, उसमें किसी एक विशेष समय में जैसे 2011 है, उसमें कितनी पैदावार हो रही है। यदि हम 2011 में इस विशेष क्षेत्र में हम क्या करते हैं? बहुत ही अच्छी तकनीकी का उपयोग करते हैं, तो फिर प्रति इकाई कितना उत्पादन होता है? तो इसे ही हम क्या कहेंगे? कृषि दक्षता कहेंगे, कृषि क्रॉप इफिशियंसी कहेंगे कि भाई उस क्षेत्र से आप मैक्सिमम कितना उत्पादन कर सकते हो, ठीक है। कृषि दक्षता का मतलब होता है कि आप किसी क्षेत्र में मैक्सिमम कितना उत्पादन कर सकते हो। यदि आप बहुत अच्छे तरीके से तकनीकी का उपयोग करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उर्वरक का उपयोग करते हैं, तो उस क्षेत्र से आप मैक्सिमम कितनी पैदावार कर सकते हो, उस क्षेत्र की तकनीकी का उपयोग करने के बाद में मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी है
पैदा करने की, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप इफिशियंसी कहते हैं, कृषि दक्षता कहते हैं। ठीक है, तो कृषि दक्षता आपको अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। अब देखो यहाँ पर आपको केवल यह ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में कृषि की दक्षता घटती जा रही है, क्योंकि यंत्रीकरण व उर्वरकों का उपयोग अधिक होने के कारण कृषि की लागतें बढ़ती जा रही हैं और लाभ में कमी आती जा रही है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि वर्तमान समय में जो कृषि की दक्षता है, जो क्रॉप इफिशियंसी है, उसका मान लगातार कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यंत्रीकरण के कारण, बहुत ज़्यादा उर्वरकों के उपयोग के कारण खर्चा, जो कृषि की लागत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से प्रॉफिट में लगातार कमी आती जा रही है। भारत में सिंह महोदय ने 5 कृषि दक्षता के प्रकार बताए थे। अब आपको ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी, पता ही नहीं चल पाएगा कि क्या आपने पढ़ लिया और क्या आपने छोड़ दिया। कृषि उत्पादकता और कृषि दक्षता में अंतर क्या है, मैं एक बार यहाँ पर समझा देता हूँ। इसके द्वारा देखो, कृषि उत्पादकता के द्वारा किसी क्षेत्र की कृषि संभाव्यता का ज्ञान होता है। किसके बारे में पता चल पाता है हमें? कृषि की संभाव्यता के बारे में पता चल पाता है कि उस क्षेत्र से हम कौन सी फसलों को ज़्यादा पैदा कर सकते हैं। यह उपज की मात्रा को दर्शाती है कि कितनी पैदा हो रही है। यह व्यापक है, बिल्कुल व्यापक स्तर पर होता है, हम किसी भी फसल को लेकर कर सकते हैं। सफी के अनुसार कृषि उत्पादकता प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, सफी महोदय के अनुसार जो कृषि उत्पादकता है वो प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करती है। यह जलवायु, मृदा, भौतिक तत्वों, फसल चयन, फसल प्रतिरूप, शस्य संयोजन, शस्य घनता का परिणाम होती है। ठीक है भाई, जो कृषि की उत्पादकता है वो जलवायु के ऊपर निर्भर करती है, मृदा के ऊपर निर्भर करती है, भौतिक तत्वों के ऊपर निर्भर करती है, फसल के चयन के लिए पर निर्भर करती है। सपोज दैट कोई ऐसी मिट्टी है जहाँ पर गेहूं की ज़्यादा पैदावार होती है, आप वहाँ पर चावल उगा रहे हो तो उत्पादकता कम होगी। फसल के प्रतिरूप पर निर्भर करती है, सस्य संयोजन और सस्य गहनता के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, वहीं यदि हम कृषि दक्षता के बारे में बात करें तो कृषि दक्षता कृषि के वर्तमान स्तर का प्रतीक है। ठीक है, जो कृषि दक्षता है ना, वो कृषि का जो वर्तमान स्तर है ना, उसका प्रतीक है कि वर्तमान में कितनी पैदावार हो रही है। यह कृषि के लाभांश को दर्शाता है। भाई, जो कृषि दक्षता है ना, वो केवल और केवल प्रोडक्टिविटी को नहीं बताता कि कितनी पैदावार हो रही है, ये वहां मिलने वाले प्रॉफिट के बारे में बात करता है कि इस फसल को बोने से कितना प्रॉफिट मिल रहा है, कितना लाभ मिल रहा है। तो कृषि दक्षता में लाभांश को शामिल किया जाता है, मिलने वाले प्रॉफिट को शामिल किया जाता है। कृषि दक्षता कृषि उत्पादकता में समाहित तो होती है। ठीक है, इसलिए यह सीमित है। भाई, जो कृषि उत्पादकता है वो बिल्कुल व्यापक है, जबकि कृषि दक्षता है वो कृषि उत्पादकता में ही शामिल होती है, इसलिए क्या होती है, सीमित होती है। कृषि दक्षता वंश या वर्ग का प्रतीक होती है। कृषि दक्षता आधुनिक आगतों के प्रयोग एवं पूंजी निवेश के माध्यम का परिणाम है। ठीक है, जो कृषि दक्षता है वो आधुनिक आगतों के प्रयोग, फिलहाल में आप कितनी लागत लगा रहे हो, कितने इंस्ट्रूमेंट को काम ले रहे हो, कितने यंत्रों को काम ले रहे हो, उनके प्रयोग और पूंजी निवेश, इन दोनों के माध्यम का परिणाम होता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, कृषि दक्षता और कृषि उत्पादकता, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब हम फसल संकेंद्रण के बारे में डिस्कस करते हैं, क्रॉप कॉन्सेंट्रेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है और किस तरीके से होता है, इसको अच्छे तरीके से हम समझते हैं।